दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और उसका पहला भाग जो होगा वो एनिमल टिश्यूज होंगे, क्योंकि भले ही वो आपके एनसीईआरटी न्यू सिलेबस में नहीं है लेकिन निट के सिलेबस में अभी भी है। इसको ठीक से देखिए ताकि आपको यहीं से आपको पूरा जानकारी मिल जाए, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉकरोच एंड फ्रॉग बाद में। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं टिश्यूज़ को, एनिमल टिश्यूज़ को। तो उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। शुरू करते हैं क्लास। देखिए, बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं बेसिक फॉर्म में। वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसमें आपका प्लांट, एनिमल सब कुछ आ जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें कि सारा का सारा फंक्शन जैसे डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, आपका रिप्रोडक्शन है, सब कुछ एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म होता है। आप देख पा रहे हो, ये आपके कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा है। तो इसके पास में देखिए फूड वैक्यूल भी है, इधर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। तो फूड वैक्यूल डाइजेशन में काम में आता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैल्यू आपका वैक्यूल ये आपका एक्सक्रीशन में काम होता है, रेस्पिरेशन भी इसी में होती है। और उस चलने के लिए जो सीरोपोडियम उसके पास में है। उसी तरह से आप देख रहे हैं, ये है आपका पैरामीशियम। उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस देख पा रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे यूग्लेना है, उसके पास में देखिए क्लोरोप्लास्ट भी है, वो फूड भी बना सकता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड कर सकता है। तो इस तरह से ये यूनिसेलुलर होके जो बेसिक परफॉर्मेंस है अपने लाइफ की, वो लोग कर पाते हैं केवल एक सेल में। लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है सीमित होती है, एक जीने की जरिया है केवल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, उनका बेसिक जो फंक्शन कैरी आउट होता है ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा। और वो लोग वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं या मैनर में, द बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए मल्टीसेलुलर में भी दो तरह के हो सकते हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल वाले हो सकते हैं या बिलियंस ऑफ सेल्स वाले भी हो सकते हैं। सभी तो मल्टी माने एक से ज़्यादा हो जाए तो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर हो सकता है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर हो सकता है। जैसे हाइड्रा को आप देखोगे तो ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, जिसके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं एंड द नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे थाउजेंड्स में आप पाओगे। ह्यूमन बींग में वही बिलियंस में पाते हो, ट्रिलियंस में पाते हो। ये आपका देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका हाइड्रा, इसका टेंटिकल है, ये हाइपोस्टोम है जहाँ से खाना घुसता है, यहीं से निकलता है डाइजेशन होने के बाद में। ये आप ठीक से समझ लो कि ये जो बॉडी वॉल है उसका देखिए, यहाँ पे आपको तीन जर्मिनल टिश्यूज मिल रहे हैं। मेसोग्लिया है बीच में, एंडोडर्म एंड यहाँ पे हो गया एक्टोडर्म। तो ये हो गया आपका एक सिंपल फॉर्मेशन इसका है बॉडी का। उसी तरह से आप देख पा रहे हो कि और भी एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे कि आपके एनिमल्स होंगे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिसके पास बैकबोन नहीं है एंड वर्टिब्रेट्स जिसके पास बैकबोन है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैकबोन जिनके पास में नहीं है, ये स्टार फिश है, बटरफ्लाई है, ये ऑक्टोपस एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए डॉग है, आपके पास में फिश है, बर्ड है, सबके पास क्या है, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था डिफरेंस बिटवीन क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जब मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात आती है तो उसमें एक बड़ी जो पहचान वाले नाम है वो है आपका ह्यूमन बींग्स, आप और हम। तो उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है कंपोज्ड ऑफ बिलियंस, जो भी मल्टीसेलुलर, लेकिन इसके पास बिलियंस ऑफ सेल्स, जबकि आप हाइड्रा में क्या गए, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स का है। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। कैसे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक साथ में क्या करते हैं, इंटरसेलुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। मतलब सब्सटेंस होता है जो कि उनका एक उनको जोड़ता है और फिर वो लोग एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ऐसे सेल्स जो हैं जो ग्रुप बना लेते हैं उनको हम कहते हैं टिश्यूज। एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले टिश्यूज के बारे में। मल्टीसेलुलर एनिमल जो है कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ, जितने भी दुनिया में से ऑर्गेनिजम्स के होना मल्टीसेलुलर, इससे बाहर कोई भी उनके पास टिश्यू नहीं होगा। कौन कौन से 4 टाइप के टिश्यूज हैं, एक है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्क्यूलर एंड फोर्थ है आपका न्यूरल। तो 4 हो गए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, उसके बाद मस्क्यूलर तीसरा एंड चौथा आपका न्यूरल।
तो आप देख पा रहे हो ये है आपका मल्टी सेलुलर, एक सेल पहले, फिर बहुत सारे सेल ग्रुप बनाते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यूज़ बनने के बाद में वो टिश्यू से एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इस तरह से आप सोच सकते हो कि ये सेल्स हैं, टिश्यूज़ पहले बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं टू और मोर ऑर्गन्स क्या करते हैं, परफॉर्म common functions by their physical or chemical interaction and together form क्या, organs together form organ system। organs दो या दो से अधिक organs मिलकर organ system बनाते हैं। जैसे कि आपका organ system का नाम है, एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप वर्क, ये अपने काम को बांट लेते हैं इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। यानी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सर्वाइव करता है इनके काम करने के तरीके से, जो कि वो बांट चुके हैं अपने में, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तुम ये काम करो, मैं ये काम करूँगा या करूँगी, ऐसे करके वो लोग अपने में बांट लिए और ऑन द होल ये बॉडी को फायदा पहुँचाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली आप कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना लें, वो ह्यूमन बीइंग से लेकर सबसे लोएस्ट तक भी चला जाए, तो आपको 4 केवल टिश्यूज मिलेंगे, टाइप ऑफ टिश्यूज, उसी में सभी का सभी इंक्लूडेड होगा। सब जैसे एपिथेलियल होगा, कनेक्टिव होगा, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियम यानी कवरिंग सरफेस कह सकते हैं एक तरह से। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, इसका एक सरफेस जो होगा फ्री होगा, विच फेसेस इधर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब तो आप समझ गए, स्किन जैसे, तो ये एपिथेलियल होगा, यहाँ पे एक आउटसाइड में फ्री हो गया। और गाल के बाहर का आप जो देख रहे हो ये भी एपिथेलियल है, गाल के भीतर, मुंह के भीतर, बकल कैविटी में भी ये जो आप स्किन देख रहे हो वो भी आपका एपिथेलियम है, और वो पाइप की तरफ भीतर चला गया है। तो जो आप देख रहे हैं वो खुला जो पोर्शन है, भीतर का खुला हुआ पोर्शन है ना, उसमें फ्लूइड्स है, फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड से कवर हो सकता है, बॉडी फ्लूइड उसमें हो सकती है, या वो आउटसाइड में हो सकता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में। दस प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये तो ऊपर में जो है कवरिंग कर रहा है, और भीतर में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का लाइनिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, एसोफेगस है, उसके बाद हम लोग चले आते हैं अपने स्टमक में, चले आते हैं उस इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लाइनिंग कॉन्टिन्यूस होता है, और यही लाइनिंग कौन कवर करता है, ये कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं सेल्स, ठीक है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। मैट्रिक्स होता है माने दो, जब टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई सब्सटेंस यानी कोई केमिकल हो जो कि उनको जोड़ता हो, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं या ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। अब जब वो एक दूसरे से ज़्यादा स्टिक हो जाएंगे तो ग्राउंड सरफेस के लिए, तो ग्राउंड सब्सटेंस के लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगा, तो इसलिए मैट्रिक्स बहुत कम होता है। अब एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, सिंपल एपिथेलियम एंड कॉम्पाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, और ये लाइनिंग बनाता है बॉडी कैविटीज का, डक्ट्स है, डक्ट्स मैंने पाइप समझिए या ट्यूब समझ लीजिए। तो ये सिंगल लेयर का क्या होगा, टिश्यू होगा। तो कौन कौन से ऐसे इसमें भी आप देखोगे तो एक्चुअली 3 होते हैं, लेकिन हमने 4 इसको बना लिया इसलिए समझाने के लिए। तो आप 3 भी कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो। तो देखिए, एक है स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनर, और ये तीसरा का ही एक्सटेंशन है, तो उसको चौथा मैं कह रहा हूँ कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया, ठीक है। हेड लाइक अगर उसमें ग्रोथ हो तो उसको सीलिया कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। तो देखिए, ये पहला नंबर हमारा बॉडी है, आप देख पा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पाइप ऐसे किया हुआ है। तो ये जो पाइप की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियम से बना हुआ है, और स्किन जो है इसका वो भी आपका एपिथेलियम से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मैंने जैसे बताया। तो उसमें आप देखोगे कि कुछ आपका, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वह स्क्वैमस है, ठीक है। स्क्वैमस हो सकता है, सिंपल क्यूबॉइडल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल कॉलमनर हो सकता है। हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि क्या है ये। सिलिएटेड पढ़ेंगे, सिलिएटेड माने हम लोग ना बेरिंग सीलिया, और स्ट्रैटिफाइड
स्क्वैमस भी पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड भी पढ़ेंगे और सीडो स्ट्रैटिफाइड भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों बाद की बात है, लेकिन ये हम लोग अभी देखेंगे 3 और इसमें सीरियल लग जाए तो 4। तो ये है पहला नंबर है आपका स्क्वैमस। स्क्वैमस देखिए क्या लगा, टाइल्स जैसे बिछा हुआ है, फ्लैटेंड बहुत ज़्यादा है, चिपका हुआ है, पेस्टिंग किया हुआ है, फ्लोरिंग में लग रहा है पेस्टिंग किया हुआ, ये बेसमेंट है उसका, उसमें पेस्ट किया हुआ लग रहा है। तो देखिए द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। यहाँ पे बाउंड्री लेकिन इरेगुलर है, देखें कोई शेप नहीं है ठीक से, ठीक है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल पाइप जो जा रही है कौन सा, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, तो इसके वॉल्स जो है किससे बने हुए, स्क्वैमस से बने हुए हैं। उसके बाद एयर सैक्स जो है लंग्स के, वो भी स्क्वैमस टिश्यू से बने हुए हैं। आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस ऑफ फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। एक्चुअली ये पतले से होते हैं और इनके थ्रू गैसेज या फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। ये काम इनका यही है। देखिएगा ये फ्लैटेंड होते हैं बहुत ज़्यादा, इनका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। ये है आपका स्क्वैमस, फर्स्ट टाइप ऑफ कौन सा, सिंपल एपिथेलियम की। हम बोले कि 2 तरह के एपिथेलियम होते हैं, एक है सिंपल, तो सिंपल वाला इधर है, और एक होता है आप कह सकते हैं इधर वाला जो है आपका कॉम्प्लेक्स है या कॉम्पाउंड है, ठीक है। कॉम्पाउंड इसको पकड़िए। और सिंपल में मैंने कहा कि 3 एक्चुअली होते हैं, हम लोग 4 समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे। तो 3 क्या है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। कॉलमनर पर सीलिया आ जाए, सीलिया हम पढ़ेंगे क्यों आता है, तो उसको हम लोग चौथा नाम भी दे सकते हैं, कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया। और पहला वाला जो है हम बताएं यहाँ पर फिगर दिखाकर, स्क्वैमस फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, इसके री-रेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में पाए जाते हैं, एल्वियोली में पाए जाते हैं उसके लाइनिंग में। और इनका काम क्या है, डिफ्यूजन करवाना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का जो सिंपल एपिथेलियम है वो क्या है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये कैसे कंपोज है, सिंपल है तो हमेशा सिंगल लेयर ऑफ सेल से ही कंपोज होगा। इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, और क्यूबॉइडल चूंकि क्यूब जैसा होगा देखने में। देखिए एक क्यूब लग रहा है ना देखने में, ये क्या लग रहा है आपको, क्यूब लग रहा है ये क्यूब जैसा है। क्यूब समझते हैं, क्यूब क्यूबॉइड शेप है ये, तो क्यूब के जैसा लग रहा है। तो आप क्यूब तो ऐसे नहीं, सिर्फ स्क्वायर में बता दिया मैं, अगर इसको ऐसे कर दूं तो ये क्यूब कहलाएगा, ऐसे टोटल में ये क्यूब कहलाएगा, ये क्यूब जैसा हो गया, ठीक है, 3D में। तो दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स, डक्ट्स मीन पाइप्स होता है, ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है किडनी का एक, कह सकते हैं क्या, वो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी हो जाता है नेफ्रॉन। तो उसके ट्यूबुलर पार्ट जितने हैं उस बने किससे, सिंपल क्यूबॉइडल से बने हैं। क्या आपके ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं वो भी बने हुए किससे, क्यूबॉइडल से बने हुए हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। सिक्रीट भी करते हैं, ऑब्जॉर्ब भी करते हैं। और द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल PCT ऑफ द नेफ्रॉन हैज इन द किडनी हैज माइक्रोविल। अब देखिए इसमें हम पहले बता दिए सीलिएटेड अलग पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा एक आपको अलग से बता दिया गया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यूबॉइडल में आपको माइक्रोविली मिल सकता है। क्या मिल सकता है, माइक्रोविली। और माइक्रोविली क्या है, तो मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल, इस पर ऐसे फिंगर लाइक थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर में बता हूँ, तो ये नहीं कर सकता। ये मान लीजिए आपका एक क्यूबॉइडल है और न्यूक्लियस बीच में तो होना चाहिए, तो न्यूक्लियस भी दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस में दे दिया। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए छोटे छोटे फिंगर लाइक अगर प्रोजेक्शन ऐसे बन जाए ऐसे, तो इसको हम कहेंगे ये माइक्रोविली है। तो माइक्रोविली के साथ में क्यूबॉइडल जो होते हैं पाए जाते हैं कहाँ पर, PCT के लाइनिंग में, ट्यूब्यूल के लाइनिंग में। हमने कहा कि नेफ्रॉन के सारे ट्यूब्यूल, माने नेफ्रॉन का पूरा ट्यूब्यूल जो है वो किससे बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और नेफ्रॉन का एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम PCT कहते हैं, प्रॉक्सिमल
ये ट्यूब्यूल मैंने कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कॉन्वोल्यूटेड माने बहुत ज़्यादा इसे ये मैंने एक तरह से कॉइल्ड है। तो ये प्रॉक्सिमल मैंने क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग ग्लोमेरुलस पढ़ेंगे तो ग्लोमेरुलस के या बॉमेंस कैप्सूल कहेंगे जहाँ पे, तो वहाँ पर आप देखोगे उसके नज़दीक में जो पार्ट पड़ता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो पार्ट नेफ्रॉन का उससे दूर पड़ेगा उसको हम लोग डिस्टल कहते हैं, और चूंकि वो कॉइल्ड है उसको हम लोग कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि आपके बोमेंस कैप्सूल के बहुत नज़दीक वाला जो सेक्शन है उस जगह में हम लोग देखते हैं ये जो क्यूबॉइडल जो सेल्स हैं वो माइक्रोविली जैसा उनका प्रोजेक्शंस हो जाता है, तो उनके पास माइक्रोविली होता है। स्पेशल केस ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है दूसरे तीसरे टाइप का आपका जो एपिथेलियम में सिंपल वो है कॉल्यूमनर epithelium and is composed of single layer of tall slender cells. The nuclei located at the base free surface may have microvilli. They are found in the stomach and intestine and help in secretion and absorption. तो काम लगभग एक ही है इनका भी सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, लेकिन इनका पोजिशनिंग अलग है। जैसे हम लोग ये देखें जो क्यूबॉइडल है ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्यूब्स ऑफ ग्लैंड्स एंड द ट्यूब ऑफ कह सकते ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इसमें। और माइक्रोविली कहाँ मिलता है, तो पीसीटी वाले रीजन में मिलता है। यहाँ पर क्या देखते हैं ये भी क्यूबॉइडल से थोड़ा सा इनका ये चेंज हो गया। आप देखिए लंबे हो गए, कॉलम बन गया है ना, रेक्टेंगल हो गया ये, और इनका न्यूक्लियस देखिए बेस की तरफ चला है, सेंटर में नहीं है क्योंकि लंबा हो गया तो नीचे की तरफ न्यूक्लियस ये, और ये तो आपका बेसमेंट है और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे, ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर भी आप देख रहे हो बेसमेंट है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ये सब जगह रहेगा। जो भी आपके एपिथेलियल सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे उनके नीचे बेसमेंट में जिस पर हैं बेस किए हुए, और नीचे से आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। तो हम लोग क्या देखते हैं ये कॉलमनर जो एपिथेलियम है ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं एट द बेस होते हैं, और इनका फ्री सरफेस के पास में इनके पास में भी कभी कभी आप क्या देख सकते हो, माइक्रोविली देख सकते हो। तो माइक्रोविली का बाद यहाँ पर भी आ गया, तो इसके लिए अलग से इसी से नहीं लिखा गया है। और ये किसकी लाइनिंग बनाते हैं, ये तो बना रहे थे क्यूबॉइडल जो किसकी बना रहे थे। पहले मैं आपको पूछूंगा कि स्क्वैमस किसके लिए यूज हो रहे थे, तो क्लियर स्क्वैमस किसके लाइनिंग थे, एक एक याद कर लीजिए। स्क्वैमस आपके लाइनिंग थे ब्लड वेसल्स के एंड एल्वियोली यानी एयर सैक्स के। आपके क्यूबॉइडल जो है वो किसकी लाइनिंग बना रहे हैं, तो ट्यूब्यूल्स ऑफ द क्या आपके ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी जिसको कि नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को। एक्चुअली किडनी अलग नहीं कह सकते हैं, किडनी द बेसिक यूनिट कह सकते हैं ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या है ये लाइनिंग में बनाए हुए कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसमें भी पीसीटी जो इलाका है वहाँ पर आपको विली ऐसे माइक्रोविली वाले क्यूबॉइडल टिश्यू मिलेंगे। अब चलिए कॉलमनर के बारे में हम क्या कहें, कॉलमनर कहाँ मिलेंगे, हम उसको याद करते हैं। तो देखिए ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाले, उसमें तो पाइप है ना, ये भी तो पाइप है हमारा ट्यूबुलर थिंग, तो उसके लाइनिंग में पाएंगे स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। और कहीं कहीं आपको माइक्रोविली मिलेंगे। कहाँ माइक्रोविली मिल सकते हैं, इंटेस्टाइन में मिलता है क्योंकि वहाँ ऑब्जॉर्प्शन करना है। तो ऐसे दोनों का काम है एक ही, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। स्क्वैमस का क्या था, डिफ्यूजन काम था, स्क्वैमस उसी से पतले पतले चिपटे थे। अब चले जाते लास्ट कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। देखिए अब मैंने कहा कि देखिए ये अलग नहीं है, मैंने कहा ना इसको जैसे विली वाला माइक्रोविली का मैंने मिला दिया इसमें, इसको भी मिला सकते थे, लेकिन मैं समझाने के लिए कि माइक्रोविली से आप कन्फ्यूज ना हो जाए। देखिए कॉलमनर और क्यूबॉइडल जैसे यहाँ पे माइक्रोविली उनके पास हो सकता है, वैसे उनके पास में सिलिया भी हो सकता है, हेयर लाइक ग्रोथ भी हो सकता है फ्री सरफेस पर, जिसको हम कहेंगे इसको सिलिएटेड एपिथेलियम। वैसे फोर्थ टाइप नहीं है ये, स्पेशल टाइप ऑफ आपका क्या है ये क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर है। हाँ क्यों मैं लिखा हूँ, ताकि यहाँ पे आप समझ सके कि कौन कौन से पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। तो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हेड जैसा चीज़ें ऐसे स्वीप करते हैं, धक्का मारते हैं किसी चीज़ को, पार्टिकल को या म्यूकस को। हमारे यहाँ पे गले में कफ इरिटेट करता है, चलो हटाते हैं, एक तरह से पैसेज क्लियर करते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट, अब देखिए कहाँ पे होता है, इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन जो है उनके इनर सरफेस में पाए, जैसे कि आपको ब्रोंकियोल्स में मिलेगा,
या फैलोपियन ट्यूबल में मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं वो, एग को जो आ गया फैलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे उसको ठेलते हैं और स्पर्म को भी हेल्प करते हैं वो लोग आगे बढ़ने में। तो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूबल में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि सीलिया है, इसके ऊपर ये कॉलमनर पर भी हो सकता है, क्यूबॉइडल पर भी हो सकता है। और याद रखिए दो कौन ऑर्गन्स हॉलो जिसमें कि सिलिएटेड क्यूबॉइडल या कॉलमनर पाए जाते हैं, तो वो है आपका ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूबल। तो मैंने सबका रिवाइज करवा दिया ताकि आपको याद रहे। बेसिकली हमने तीनों जो तीन ही कहेंगे ना, तो तीनों हमने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ लिया, क्या क्या, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब उसमें स्पेशल आपने देखा किसी के पास माइक्रोविली है तो स्पेशल फंक्शन करते हैं, या उनके पास सिलिएटेड वो है, सिलिया उनके पास है तो वो एक काम करते हैं। अब बेसिक टिप नहीं है लेकिन वो फंक्शन के हिसाब से अपने को ये सम ऑफ द कॉलमनर या जो क्यूबॉइडल है गेट स्पेशलाइज, अपने फंक्शन को स्पेशलाइज करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या काम करते हैं, जैसे हमने कहा कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर क्या करते हैं, सिक्रीशन एंड क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। पर्टिकुलरली सिक्रीशन के लिए जब बन जाते हैं तो, और सिक्रीशन तो उनको कहते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये सिक्रीट करने वाले जो एपिथेलियम हो जाते हैं, स्क्वैमस नहीं, स्क्वैमस सिक्रीट नहीं करता है, स्क्वैमस केवल डिफ्यूजन में हेल्प करता है। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर दोनों ही सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब वो केवल सिक्रीशन वाला काम करने लगते हैं तो उनको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंड एक्चुअली कुछ सिक्रीट करता है तो ग्लैंडुलर हो गए वो लोग। अब ये फिर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकते हैं कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं जिनके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होंगे, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेल का है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर हो गया, गॉबलेट्स ऑफ द या एलिमेंट्री कैनल हो गया। तो इस तरह से, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। आप इसको ठीक से समझ लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ऐसे सिक्रीशन करते हैं वो लोग, सिक्रीशन करते हैं, आप ख्याल कीजिए कैसे सिक्रीशन। ये है आपका यूनिसेलुलर, आप फिर से देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, एक ही सेल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे सेल्स हैं और सब यहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं। कहाँ पे सिक्रीशन हो रही है, ये एक सेल है, ठीक है, सिक्रीशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक ही सेल के द्वारा हो रही है, एक ही सेल के द्वारा हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे सेल है, ये सेल देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके माइक्रोविली भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट करते हैं। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, तो क्लस्टर ऑफ क्या हो सकते हैं, सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स आप देख पा रहे हो। तो इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड में पाते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में, ये मिलेगा आपको सलाइवरी ग्लैंड में। अब देखिए कैसे काम करते हैं कि ये देखिए ये सेल्स है आप, ठीक है, ये ग्लैंडुलर ग्लैंड है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये सिक्रीट करके यहाँ पे दे रहे हैं। और ये ट्यूब है उनका, क्या ये डक्ट है, ये पाइप है उसका, ये पाइप है, कौन सा, ये पाइप है, कैसे पाइप से वो अपना सिक्रीशन बाहर निकालते हैं। इस इन्हीं वाला तो हम आपको दिखाई दिए, तो देखिए उसको 3D में उसी ग्लैंडुलर को ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे क्यूबॉइडल या कॉलमनर दोनों ही में से कोई भी हो सकता है, ये लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन, तब उनको हम ग्लैंडुलर कहते हैं एपिथेलियम। और वो दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं जिसको हम एग्जांपल में गॉबलेट्स ऑफ सेल्स ऑफ कह सकते हैं, किसमें एलिमेंट्री कैनल। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हम कह सकते हैं क्लस्टर्स में होंगे, और सलाइवरी ग्लैंड के ये क्लस्टर्स बनाते हैं, जो सलाइवा आपके मुंह में निकलता है इन्हीं सेल्स के चलते निकलता है। तो हमने देखा कि हम लोग एपिथेलियम भी पढ़ रहे हैं, याद रखिए एपिथेलियम में केवल स्क्वैमस को अलग कर दीजिए, दो आपके बच जाते हैं, क्या, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, यही लोग सिक्रीशन या ऑब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो अगर सिक्रीशन करते हैं, तो अगर यूनिसेलुलर है तो उनको हम गॉबलेट एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल में उन्होंने गॉबलेट्स ऑफ सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखा, मल्टी सेलुलर होने देगा सलाइवरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो हैं। तो ये ग्लैंड्स है, ठीक है। अब चलते हैं हम, मैंने इंडिविजुअल सेल्स के रूप में काम करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स के रूप में काम करते हैं। अब उनका ये जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन अब निकलने के बाद में किस तरह से, किस मोड से सप्लाई होता है, उसके हिसाब से उस ग्लैंड का दो नाम होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन।
अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब भी समझ लेते हैं हम लोग। ऑन बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रीशंस, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine. अब देखिए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब कि कह सकते हैं कि उसके पास कोई अपना पाइप नहीं है, वो अपना एंडोक्राइन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड में फेंक देता है अपना सिक्रीशन, ब्लड लेके जाता है। और एक्सोक्राइन क्या करता है, उसके पास सेपरेट है, एक्सो माने अलग, बाहर माने ब्लड से नहीं मिलता हुआ पाइप है उसके पास। अभी दिखाया मैंने डक्ट, डक्ट माने पाइप होता है, तो पाइप होता है उसका, ट्यूब होता है, उसके थ्रू वो ये सब वो सिक्रीशन को, जैसे हमने देखा कि जब मैं दिखा रहा था स्लाइवरी ग्लैंड को दिखा रहा था तो बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स थे और सिक्रीशन करते, मैंने कहा कि देखिए उसका पाइप है और पाइप से वो सिक्रीशन को वूज आउट कर रहा था, तो वो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर उसके पास पाइप नहीं होता, वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को फेंक देता कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से फ्लो करते 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 सिक्रीशन जिस पोजीशन पे जाकर काम करना है वहाँ पर काम करता है, तो उस तरह की ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि देखिए अभी देखिए फिर वही यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स देख पा रहे हैं आप, ये है क्लस्टर ऑफ सेल्स आपके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लोग सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, ये सिक्रीशन है। कौन सा सिक्रीशन, ये सिक्रीशन है आपका, ठीक है। ये सब डॉट 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 देख रहे हैं, सिक्रीशन हो रही है। अब ये जो देखिए डक्ट लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये डक्ट है आपका, डक्ट माने ये आपका पाइप है, तो पाइप के थ्रू ये सिक्रीट करेंगे, जिस पोजीशन में जहाँ जाना है पहुँच जाएगा। ऐसे ही देखिए इसको 3D में आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से पूरा सेल तो आपका सिक्रीट नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला समझ लीजिए, ये लोग सिक्रीट करेंगे और सिक्रीशन यहाँ पे आएगी आपका। सिक्रीशन यहाँ भर जाने के बाद में ये इस कैनाल से, पाइप से होते हुए बाहर निकलेगा और जहाँ पहुँचना है वहाँ तक वो पाइप जाएगा, पहुँचा देगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे छेद है, छेद से ही पहुँच जाते हैं। और अगर एंडोक्राइन है तो क्या होगा, अब उसके पास में देखिए ये सेल्स हैं, आप सेल्स देखिए यहाँ, ये सेल्स है आपके, ये है सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स आप देख पा रहे हैं, इस तरह भी सेल्स देख पा रहे हैं आप, ठीक, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। इनके पास कोई पाइप नहीं है, ये सिक्रीट कर रहे कहाँ, फेंक दे रहे ब्लड में। कहाँ पे, ये ब्लड है, ये क्या है, ये ब्लड है, और डायरेक्टली ब्लड में थ्रो करते हैं, ब्लड में थ्रो करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेल्स है, ब्लड में डायरेक्टली दे देंगे, तो ये क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्या हम देखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, air wax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tubes. इनके पास ट्यूब या डक्ट होता है जिससे ये सिक्रीट करते हैं और मैंने सिक्रीट करने के बाद सप्लाई करते हैं। तो ये क्या क्या कर सकते हैं सिक्रीट, म्यूकस कर सकता है, जिसको हम सलाइवा, म्यूकस के साथ में सलाइवा भी होती है, थूक में जो कफ निकलता है उसको बात कर रहे हैं। उसके बाद सलाइवा थूक जिसको कहते हैं, ईयर वैक्स देखिए तेल तेल लगता है आपके कान में, ऑयल आपके बॉडी स्किन में निकलता है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे निकलते हैं, एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। ये सारे के सारे किससे निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है, अलग से ट्यूब या डक्ट होता है। उसी उल्टा देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को कहाँ फेंकते हैं, वो डायरेक्टली फ्लूइड में फेंक देते हैं, किसमें, तो ये जनरली हम लोग ब्लड में देखते हैं, कभी कभी लिम्फ फ्लूइड में भी फेंक सकते हैं, तो उसके बारे में उतना हम नहीं समझेंगे। उनका खुद का कोई पाइप नहीं होता है, और वो सिक्रीट जो करते हैं, सिक्रीशन का एक स्पेशल नाम होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने कहा सलाइवा कहा, यहाँ पे म्यूकस कहा, एयर वैक्स कहा, ऑयल, मिल्क, ऐसे बहुत सारा नाम कहा, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम उसके सिक्रीशन का होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स अलग अलग हो सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन सारे के सारे जो सिक्रीशंस हैं उनका एक जनरल नाम है हॉर्मोन्स। तो हमने समझ लिया कि क्या है सिंपल एपिथेलियम और कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली मैंने चार्ट लिखा था, मैंने समझाया कि चार नहीं तीन ही होते हैं, वो क्या है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। और उसमें अगर सिलिएशन हो जाता है यानी सिलिएटेड हो जाते हैं तो उसको हम लोग सिलिएटेड अलग से नाम दे दिया था मैंने फोर्थ, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझाने के लिए मैंने किया था ताकि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो मैं आपको समझा सकूँ।
बाकी जो है उसमें माइक्रोविली भी हो सकता है। फिर उनके फंक्शन के हिसाब से सिक्रीशन केवल करते हैं स्पेशलाइज्ड होके, तो वो ग्लैंड्स कहते हैं। फिर ग्लैंड्स भी दो तरह के हो सकते हैं। तो ग्लैंड्स पहले कितने हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। या फिर ग्लैंड्स के मतलब सिक्रीशन करने के बाद कैसे वो सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर के दो नाम होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सारा तो हमने किसके बारे में पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम के बारे में। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम को पढ़ने वाले हैं, वो है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल का कहानी क्या था, ये था कि वो सिंगल लेयर्ड सेल से बनता है। तो कंपाउंड यानी कि मोर देन सिंगल लेयर से हो गया, यानी कि 2 या मोर लेयर्स होंगे उसके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सेल्स के लेयर 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिन सकते हो। तो 4 5 कुछ भी हो सकता है ऐसे आपके। ये मोर देन स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाते हैं। क्या कहते हैं, इसको कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। तो एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी कि मल्टी सेल लेयर ऑफ सेल्स होता है। दस लिमिटेड, क्योंकि इसके सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ऊपर एक चढ़ जाता है, तो इनका रोल ऑफ सिक्रीशन एंड ये ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। क्यों, एक दूसरे से अपने भी टकराएंगे। अब मान लीजिए बीच वाला क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि सिक्रीट करेगा। अरे इधर भी सेल है, इधर भी, किससे लेगा, किसको देगा, तो अपने में झगड़ा करेंगे ना। तो खाली जो ओपन वाले में है वही तो कर सकते हैं कुछ काम। तो उनका तो फंक्शन एज क्या, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, तो लेयर्स ज़्यादा होने क्या मतलब, कोई पैडिंग करना या प्रोटेक्शन देना। हाँ, तो मेन उनका काम वही है, मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। Compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. हमारे स्किन पर के ऊपर जो एपिथेलियम है वो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही है, मल्टीलेयर्ड, और वो हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। दे कवर द देखिए ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। ये जो हमारे गाल के भीतर का जो है, मुंह के भीतर का जो गाल है, उसको भी वो कवर करते हैं। pharynx को, inner lining of the ducts of the salivary glands and pancreatic ducts। ये सारे के सारे कहाँ लाइनिंग करते हैं, आउटर में। तो आपको स्किन के सरफेस पर मिलेंगे कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, pharynx, inner lining of the ducts of the ducts, inner lining of the ducts of the salivary gland। salivary gland खुद क्या है, सिंपल एपिथेलियम के बने हुए हैं, और उनका इनर लाइनिंग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से है, ये कंपाउंड एपिथेलियम। एंड पैंक्रेटिक डक्ट, उसे पैंक्रेटिक डक्ट पाइप है, पैंक्रेटिक ग्लैंड है, उसको भी कवर करने के लिए, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखिए मैं कंपाउंड एपिथेलियम तो दिखा दिया, अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज दिखा रहा हूँ जो कि जस्ट जनरल नॉलेज के हिसाब से पकड़ लीजिएगा। कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी लग रहा है कि मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स वाला एपिथेलियम है। यहाँ पे बेसल लामिना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर एपिथेलियम, और यहाँ पे ट्रायंगुलर है, और यहाँ पे जिगजैग एक है। यहाँ पे सीलिया देख पा रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोविली देख पा रहे हैं, अलग अलग। देखिए अच्छा हुआ कि ये वाला फिगर आप देख पा रहे हैं, तो आपको सीलिया भी समझ में आ रहा होगा, आपको माइक्रोविली भी देखने में समझ में आ रहा होगा, और शेप्स अलग अलग देख पा रहे हैं आप। अब इसको क्या कहेंगे, ये क्या मल्टी सेलुलर है या ये यूनिसेलुलर है। देखिए अगर ठीक से आप देखोगे, अगर कॉलम हम खींच दें तो यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे 2 3, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गए 4। ऐसे करके आप कह सकते हैं कि एक के बगल एक नहीं, ओवरलैपिंग हो गया है, लेकिन एक के ऊपर एक कोई नहीं है। ठीक, एक के ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पे फिर इसका अपना आ गया, फिर यहाँ पे अलग है। ये एक एक करके ही है, एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, लेकिन ऐसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं कि लग रहा है कि एक से ज्यादा लेयर वाले। तो ये क्या हो, नकली क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, नकली कंपाउंड एपिथेलियम, या उनको कहेंगे स्यूडो, नकली को हम लोग स्यूडो कहते हैं। तो ये तो कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे स्यूडो क्या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, और ये रियल में स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए स्यूडो में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल्स दैट एक्सटेंड अप टू द फ्री सरफेस। यहाँ पे जो लॉन्ग आपके जो सेल्स हैं वो फ्री सरफेस तक पहुंच गए हैं,
एंड शॉर्ट सेल्स दैट डू नॉट रीच द आउटर सरफेस, फ्री सरफेस। और शॉर्ट सेल्स जो है जो फ्री सरफेस को तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन है एक ही लेयर में, ठीक है। इट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स दैट रेस्ट ऑन कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं और वो एक यहाँ बेसमेंट है उस पर रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अब देखते हैं सीडो का, देखें फिर से, इट यूजली ऑकर्स एज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये ज़्यादातर कॉलमनर एपिथेलियम में ऐसे सीडो स्ट्रेटिफाइड आपको मिलेगा। कॉलम जैसे कॉलमनर है ना, देखिए स्क्वायर नहीं है, ये आपको क्यूबॉइडल नहीं है, कॉलमनर में ज़्यादातर ऐसे डुप्लीकेट मिलते हैं आपको। और यहाँ पर तो ये स्क्वामस है, देखिए चिपटे 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 चिपटे, ये स्क्वामस में मिलते हैं आपको, ये कॉलमनर में मिलते हैं। तो ये मल्टी जो लेयर है वो आपको स्क्वामस वाले बनते हैं, और यहाँ पर जो है ये सीडो स्ट्रेटिफाइड जो बनते हैं वो कॉलमनर बनते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन सिक्रीशन, देख रहे हैं वेली है इनके पास में, ये सिक्रीशन भी देख रहे हैं, कर रहे हैं म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। तो सिक्रीशन इनका मेन फंक्शन होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, तो प्रोटेक्टिव है। अभी हमने पढ़ा कि स्किन का प्रोटेक्शन करता है, या लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी सबका प्रोटेक्शन करता है। ये कहाँ मिलता है, ये सीडो स्ट्रेटिफाइड, ये पाया जाता है मेल यूरेथ्रा में मैंने आप ये कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर वाले सेक्शन में, किडनी और इसके बीच के, और स्लाइवरी ग्लैंड में पाया जा सकता है। ये दो जगह मिल सकता है, कौन सा, सीडो स्ट्रेटिफाइड। और ये कहाँ मिलता है आपको, जनरली आप देख रहे हैं स्किन पे मिलता है। उसके बाद हमने देखा लाइनिंग बहुत सारे हमने देखा, फेरिंग्स है तो बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, स्लाइवरी ग्लैंड है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी, फेरिंग्स है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलता है, ऐसे बहुत सारी जगह मिल सकता है। तो ये थे आपके पूरी तरह से एपिथेलियम टिश्यू के बखान। अब देखिए हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये टिश्यूज बनते कैसे हैं, इनके मेंबर्स क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं। इनके यूनिट सेल हैं, और हमने कहा कि अगर एपिथेलियम टिश्यू है तो उनके सेल्स के बीच में गैप बहुत कम है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम है, बहुत एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जब एक दूसरे से बहुत चिपके हुए, चिपके मैंने यानी कि एडेसिव नहीं, बहुत क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने के चलते क्या होता है, उनके बीच में कोई जो इंटरसेलुलर मटेरियल होना चाहिए, मैट्रिक्स हुआ, वो नहीं होता ज़्यादा, ताकि उनको बांध के रखे, सेमेंटिंग कर सके। तो उसके लिए अब अलग एक स्पेशलाइज फॉर्म से उनको जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो वो लोग कौन करेंगे, तो वो करेंगे जंक्शंस। जंक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए रेलवे स्टेशन आप जानते हो, तो देखिए एक रेलवे स्टेशन है आपका, कोई मान लीजिए कोई एक नाम दे देता हूँ, कानपुर एक स्टेशन है, ठीक है। तो कानपुर केवल स्टेशन नहीं रेलवे, वो जंक्शन है। अब जंक्शन क्यों है, क्योंकि वो एक तरफ मान लीजिए स्टेशन ए है और दूसरी तरफ स्टेशन बी है, तो वो क्या करे, कानपुर उन दोनों को जोड़ रहा है। उधर से ट्रेन जो आ रही है वो यहाँ तक आके वहाँ तक जाएगी, उधर से जो ट्रेन आ रही है इधर आके इधर जाएगी। तो क्या सारे के सारे स्टेशन जंक्शन ही होता है, नहीं, कुछ टर्मिनल स्टेशन भी हो सकते हैं। तो मत समझिए कि सभी स्टेशन का मतलब जंक्शन होता है। जोड़ने वाले स्टेशन, जो दो स्टेशन के बीच में पड़ जाए कोई स्टेशन, कैसे भी पड़ जाए, तो सेकेंड लास्ट वाला भी होगा तभी भी चलेगा, और सेकेंड वाला भी हो जाए, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन को हम लोग जंक्शन नहीं कहते हैं रूट के। तो उसी तरह से यहाँ पे जंक्शंस हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस हर नियरली एवरी एनिमल टिश्यू में देखा जाता है। ये किसकी बात हो रही है, एपिथेलियम की बात हो रही है। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। ये जो सेल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तब तो टिश्यू बनेंगे, तो इनका लिंक कौन बनाता है, ये जंक्शंस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बनाते हैं जंक्शंस। तो 3 टाइप ऑफ बेसिक हम लोग सेल जंक्शंस पढ़ते हैं एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज में। कौन पहला है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए टाइट फिटिंग की गई है, देखिए फिटिंग की गई है ना, इसे टाइट टाइट बैंडिंग की गई है, टाइट जंक्शन रैप अप कर दिया गया टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सके, इस टिश्यू से सब्सटेंसेस लीक आउट नहीं हो सके, इसको कहते हैं टाइट जंक्शन। दूसरा है आपका एडहेरिंग जंक्शन। एडहेर माने एडहेरेंस करने मतलब जोड़ना, ठीक है, जोड़ देना, एडहेरेंस, ठीक है। तो परफॉर्म सीमेंटिंग का काम करते हैं टू कीप द नेबरहुड सेल्स टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए ये एडहेरिंग जंक्शन, ये लोग क्या फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट से ये लोग देखिए कैसे जुड़ रहे हैं लोग, एडहेरिंग जंक्शन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका गैप जंक्शन। क्या है,
गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and big molecules, sometimes big molecules actually. तो कह रहे हैं कि देखिए अब कभी कभी क्या होता है, अब देखिए ये एक सेल है, समझिए ये क्या है, एक सेल है, सेल 1 है और ये है सेल 2। यहाँ पे देखिए टाइट जंक्शन में यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया गया, यहाँ सिक्रीशन जो होगी वो लीक नहीं करेगा, इनके बीच का जो सिक्रीशन यहाँ पे लीक नहीं करेगा, ये पास करेंगे बाहर नहीं लीक करेगा। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एडहेरेंस जंक्शन कर रहा है। और गैप देखिए यहाँ पे एक जैसे लग रहा है कि कैनाल टाइप का है, यहाँ पे आपका गैप है, ये दीवार है, ये दीवार है और ये इधर से इधर मटेरियल्स फ्लो कर सकता है, इस सेल से उस सेल में, उस सेल से इस सेल में क्या जा सकते हैं, आ सकते हैं आयंस आ सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी इधर से उधर जा सकते हैं। ये थे आपके मेन 3 तरह के हम जंक्शंस पढ़ते हैं। क्या, टाइट जंक्शंस, ये पहले नंबर से समझिए, ये एक एपिथेलियल सेल है, दूसरा एपिथेलियल सेल है और इन दोनों को जोड़ने का काम या इन दोनों को क्या करना है, लिंक करने का काम कह सकते हैं, कौन करता है, जंक्शंस करते हैं। टाइट जंक्शन क्या करता है, एक बैंडेज दे देता है ताकि उसकी सिक्रीशन लीक आउट ना हो, ठीक है, एक दूसरे को दे रहे हैं बाहर ना लीक हो जाए। और ये क्या करता है, एडहेरेंस जंक्शन, ये इनको जोड़ के रखता है। तीसरा हम लोग क्या करें, कनेक्शन वाला काम कौन करता है, तो गैप जंक्शन, ये क्या करता है, ये फ्लूइड्स को या मटेरियल्स को इधर से उधर डिफ्यूज करवाता है। तो ये हेल्प ऐसे करते एक दूसरे का मिलकर काम करने में हेल्प मिलता है। अब आप देखो कुछ और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक्चुअली आपके बुक में इतना ही है, लेकिन उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे फंक्शंस बताते हुए इसको समझाऊंगा, उसको 2 को बाद में बताता हूँ। देखिए टाइट जंक्शन आप समझिए क्या, सील्स नेबरिंग सेल्स टुगेदर इन एन एपिथेलियल शीट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम, इनके बीच में लीकेज ना हो, इनके बीच में इनको टाइट बैंडेज कर दिया गया, यहाँ से लीक नहीं करेगा कोई चीज़, ठीक है, लीकेज बंद करने के लिए, मॉलिक्यूल्स का लीकेज ना हो। एडेरेंस जंक्शन क्या करता है, जॉइंट्स एंड एक्टिन, यहाँ पे देखिए एक्टिन बंडल फिलामेंट्स थे, तो उसको क्या करता है, जॉइंट्स एक्टिन बंडल इन वन सेल टू सिमिलर बंडल इन द नेबरिंग सेल्स, ये एक बंडल है और इसको जोड़ देता है इस बंडल से और पैकिंग कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया एक दूसरे को। उसके बाद क्या है, गैप जंक्शन अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सोल्यूबल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये पास करता है। अब हम लोग 2 और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या है, जॉइंस द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन वन सेल टू दोज ऑफ द नेबर, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट, यहाँ पे फिलामेंट्स है और ये इस सेल का फिलामेंट है, इस इसको ज्वाइन करने का काम डेस्मोसोम्स करते हैं, यानी वही टाइटिंग, यहाँ पे इनको जोड़ कर रखने का काम करते हैं। और एक है हेमीडेस्मोसोम्स, तो यहाँ पे दोनों के फिलामेंट्स एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, हेमीडेस्मोसोम में ये इसका ये क्या है, फिलामेंट है, ये इसका फिलामेंट है, अलग अलग। इस फिलामेंट को बेसल लैमिना से जोड़ देना, इसको बेसल लैमिना होता है ना, बेसमेंट किसके से जोड़ देना, सिंगुलर होता है ना ये लोग, याद होगा आपको कि जो एपिथेलियल के जनरली जो होता है, प्रोटेक्टिव वाले की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा मतलब कि कंपाउंड वाले, बाकी जो सिंपल वाले जो होते हैं वो तो क्या ऐसे भी, वो भी तो बेसमेंट के नीचे में होता है ना, बेसमेंट तो नीचे में होता है, बेसमेंट से जोड़ने का काम जो करते हैं वो है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमी क्यों कहा गया बताइए तो, देखिए यहाँ पर आपके जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कितने हैं, 2 सेल्स के 2 हैं, 2 सेट्स, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डेस्मोसोम। और इंडिविजुअल सेल्स का जब बेसमेंट करते हैं तो एक सेट ऑफ फिलामेंट्स मिलते हैं, इसलिए हेमीडेस्मोसोम्स उनका हो जाता है नाम। तो ये क्या काम करता है, एंकर्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन अ सेल, एक सेल का इंटरमीडिएट जो आपका फिलामेंट है टू द बेसल लैमिना। तो यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जोड़ने वाले को हम कहते हैं क्या, डेस्मोसोम। एक इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ने वाले को क्या कहेंगे तब, हेमीडेस्मोसोम। तो बस ये जस्ट इतना ही जानना है, बाकी 3 आपके मेन है, टाइट फंक्शन जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट क्या करता है, लीकेज रोकता है,
एडेरेंस क्या रहता है, जोड़ता है किसको, एक्टिन फाइबर्स को, और ये क्या करता है, गैप जंक्शन, ये फूड सप्लाई मटेरियल सप्लाई करवाता है, कैनल का काम करता है, यहाँ पे पाइप का काम करता है बीच में। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज पर जाते हैं, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने पहले क्या पढ़ा, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, अब पर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम की ओर कहते हैं। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। स्पेशल फंक्शन इनका क्या है, स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनका कनेक्ट करने का ही तो काम है, मैं कनेक्टिंग तो क्या हुआ, लिंकिंग हुआ, स्पेशल फंक्शन का लिंकिंग है, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये कैसे हो सकते हैं, तो ये आपके रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज आप देखोगे एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सेप्ट ब्लड की बात छोड़कर आप सारे के सारे जो कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड की बात नहीं हो रही है, द सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजिन और इलास्टिन। तो ये इनके सेल जो होते हैं, किसके सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फाइबर बनाते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब प्रोटीन सिंपल समझिए, जिससे स्ट्रक्चर बनती है, तो फाइबर बनाते हैं, उस फाइबर का नाम है कोलाजिन एंड इलास्टिन। नाम से ही पता चलता है क्या हो सकता है, इलास्टिन, इलास्टिसिटी होना चाहिए, कोलाजिन माने थोड़ा प्रोटेक्टिव करना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक ये स्किन को देखिए, स्मूदर टाइटर स्किन बनाने के लिए कितना स्मूथ स्किन है। आप इस लेडी का स्किन भी देखिए, ये टाइट फ्लेक्सिबल कब है, जब ये यंग है। ओल्ड हो जाएंगे तो क्या देखेंगे कि इसके क्या हो जाएंगे, अब देखिए इसमें ओल्ड होने पर ये टूट जाते हैं, क्या इलास्टिन टूट जाएंगे, आपके कोलाजिन जो है वीक हो जाएंगे, तो इस तरह डैमेज हो जाएंगे, तब आपका स्किन सिकुड़ने लगता है। और नहीं तो आप देखिए इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, टाइट फ्लेक्सिबल स्किन मिलेगा। तो ये किससे आता है, ये फाइबर्स, कोलाजिन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। तो कोलाजिन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। तो सपोर्ट देता है, टेंसिल स्ट्रेंथ, उसमें जैसे आप ऐसे कि छोड़ के फिर वापस टेंसिल स्ट्रेंथ देता है। एंड इलास्टिन क्या करता है, अलाउज टिश्यूज टू स्ट्रेच एंड बेंड विदाउट डैमेज। ये जो आप गाल के स्किन को ऐसे, यंग स्किन को आप टानोगे वो ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन बुढ़ापा वाला क्या करेंगे तो दाग रह जाएगा। तो स्ट्रेचिंग जो है आप करने के बाद में वो उसमें डैमेज थोड़ी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इलास्टिन वहाँ पे डैमेज हो चुका है और कोलाजिन जो है वीक हो चुका है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। ये लोग पॉलीसैकेराइड क्या होता है, सैकेराइड्स माने कार्बोहाइड्रेट्स समझिए, ठीक है, शुगर के ग्रुप का। तो पॉलीसैकेराइड से लोग सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, जो कि एक्यूमुलेट कर जाते हैं बिटवीन द सेल एंड फाइबर्स, और उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक तरह से पैडिंग का काम करता है, कौन, पॉलीसैकेराइड जो सिक्रीट होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स। ये फाइबर्स आप तो देखें, कोलाजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब इसको हम लोग 3 टाइप्स कह सकते हैं, कौन कौन सा, एक है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग पढ़े कि बहुत टाइप के हो सकते हैं, कि उसका रेंज आपके सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, जिसमें कार्टिलेज आ सकता है, बोन आ सकता है, एडिपोज आ सकता है, ब्लड आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ब्लड, ये है कार्टिलेज, ये है बोन, ये डेंस है, ये एडिपोज, ये लूज आपका कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के टिश्यूज बन सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन बेसिकली हम उनको 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड ये जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा कि 3 तरह के होते हैं। तो पहला जो हम है उसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम पढ़ते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों नाम पड़ा हुआ, क्योंकि उसके जो सेल्स होंगे, उसके फाइबर जो होंगे टिश्यू के, उसमें फाइबर बनते हैं, कोलाजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड सेल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है,
मैट्रिक्स होता है, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस इसमें जो होता है वो सेमी फ्लूइड के रूप में होता है, और उसमें एक तरह से ये लोग फ्लोट जैसा करते हैं, कौन, सेल्स एंड फाइबर्स। इसको हम लूजली मैंने एक तरह से अटैच हो गया ना, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी दो तरह के होते हैं। पहला जो है उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है ये आपके स्किन के जस्ट नीचे एपिथेलियम को प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है फॉर द एपिथेलियम। और इसके पास क्या क्या हो सकते हैं, इसके पास क्या है, ब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट है। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। उसके बाद इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो जर्म्स को, बैक्टीरिया को, फॉरेन जर्म्स को मार डालते हैं, और इसमें मास्ट सेल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के ये सेल्स जो इसके स्पेशलिटी हैं। ये आपका एरियोलर टिश्यू आप देख पा रहे हो, ये फिगर यहाँ पे रेड कलर का आप जो देख रहे हो ये मैक्रोफेज है, जो कि क्या करता है, किल करता है जर्म्स को। ये है आपका येलो कलर पोर्शन देख रहे हैं, ये है फाइब्रोब्लास्ट, और इसका काम क्या है, फाइबर्स तैयार करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का कोलाजिन फाइबर्स तैयार कर रहा है, और ये जो आप देख रहे हो ये पर्पल कलर का, ये है मास्ट सेल। तो ये था आपका डायग्राम फॉर क्या, एरियोलर टिश्यू। उसी तरह से हम लोग एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये है एडिपोज टिश्यू, इसका काम क्या है, ये भी मेनली लोकेटेड बिलो द स्किन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम था, ये फ्रेमवर्क का काम नहीं करता है। ये क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा खाना खा लिए, ज़्यादा फूड खा रहे, तो न्यूट्रिशन ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स आपके एक्स्ट्रा हो गए, तो कहाँ यूज़ करोगे, यूज़ तो नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो यूज़ कैसे होगा, तो वो स्टोर होते, कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है फैट, और इसी टिश्यू में जाकर स्टोर होता है। तो आप देखो मोटे लोग हो जाते हैं, यहाँ पैडिंग हो जाती है, यहाँ पर पैडिंग हो जाती है, या यहाँ पर पैडिंग हो जाती है, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके क्या टिश्यूज बढ़ रहे हैं, एडिपोज टिश्यू बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखोगे आप ठीक से, तो ये जो सेल आप ठीक से देखो, ये सेल देखिए, इसमें देखिए पूरे सेल में आप देखिए लाइट कलर फैट वैक्यूल बना हुआ। वैक्यूल क्यों नहीं हो, वैक्यूल जो है उसमें लिक्विड नहीं है, उसमें क्या है, फैट भरा हुआ है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स जो थे आपने नहीं यूज़ किया, कन्वर्ट हो गए फैट में, और इस सेल में जाके जमा हो गए। इसका न्यूक्लियस देखिए कितने कोने में जाके चिपक गया है, दुबक गया है, माने चाप पड़ गया उसके ऊपर। तो ये एक बहुत छोटे स्पेस में सेल का न्यूक्लियस होता है, बाकी सब स्पेस समझिए मैक्सिमम स्पेस जो है फैट से भरा हुआ है। इसकी भी इधर मैट्रिक्स, तो इसके मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पे एक सेल दिखाया गया मैट्रिक्स इसके, लेकिन लूजली यहाँ पे लूज मैट्रिक्स है ना, लूजली तो दोनों का है, लूज कनेक्टिव, यहाँ पर भी लूज है मैट्रिक्स, तो इसके भी है, ठीक है, इसके, ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन इसका अंतर क्या है इससे, कि भले ही यहाँ पे ये है, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर से कम है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो, ये जो लाइट येलो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये येलो, ये मैट्रिक्स है इसका, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसका बहुत फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए पिंक कलर है जो पोर्शन आप पतला सा देख रहे हैं, पतला सा लाइन आ गया, यहाँ पे मोटा थोड़ा हो गया, यहाँ पतला सा लाइन, ये मैट्रिक्स है। तो भले ही यहाँ पे मैट्रिक्स है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं क्लोजली पैक्ड हो गए। क्यों क्लोजली पैक्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे फैट भर गया है। अब ये फैट क्या करता है, न्यूक्लियस को भी कोने में ठेल देता है। तो इसका काम क्या है एक्चुअली, देखिए एक तरह से फूड रिजर्व का काम करता है। जब आप फिर काम करोगे तो ये कन्वर्ट होगा फिर आपके एनर्जी में, ठीक है, और फिर फैट कम हो जाएगी। इसी कहते भाई एक्सरसाइज करो, मोटे हो गए, तो थोड़ा वजन कम करो। कैसे कम करते हैं, फैट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिनके पास फैट होता है उनको एक फ़ायदा है क्या, उनको हीट लॉस या हीट गेन कम होती है, यानी ठंड भी कम लगेगा, गर्मी भी कम लगेगी। और ये सपोर्ट, ये फैट कहीं कहीं ज़रूरी भी होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे किडनी का पैडिंग करना हो, हमारे इंटरनल ऑर्गन से किडनी हो गया, आई बॉल हो गए, एब्डोमेन, ब्रेस्ट जो है, तो वो जो पैडिंग होती है उसमें किसकी, एडिपोज टिश्यू की होती है। एडिपोज टिश्यू ऐसे भी लगेगा एकदम नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो मोटापा वाला है वो होता है ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट के चलते। अब सेकेंड टाइप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली फाइबर्स, ये बेसिकली फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट से ही बनते हैं।
और फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड है। यानी कहने मतलब उसमें जो मास सेल हो गया या माइक्रोफेजेस हो गया ये सब नहीं है, और यहाँ पे सेमी लिक्विड मैट्रिक्स भी नहीं है, मैंने टाइट मैट्रिक्स है, सॉलिड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बने बहुत कम होते हैं यहाँ पे, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ही होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ये सेल्स हैं जो कि फाइबर तैयार करते हैं, तो तैयार करते रहते हैं और फाइबर्स तैयार होते रहते हैं। तो अब इनकी ओरिएंटेशन फाइबर्स की जो दो तरह की हो सकती है, एक होगी रेगुलर, रेगुलर जब होगी उसको हम लोग कहेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या देखा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजिन फाइबर्स जो है, कोलाजिन फाइबर्स, ये है कोलाजिन फाइबर। कोलाजिन फाइबर्स आप देखिएगा कि प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे आप देखिए ये रोज के रूप में है, देखें रोज आप समझ रहे, एक रो, ठीक है, दूसरा रो, तो रो है ऐसे ऐसे, एक रो, दूसरा रो, ऐसे रो है, ठीक है। रोज में बिटवीन क्या, पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि देखिए यहाँ पे आपके कोलाजिन फाइबर्स हैं, और ये देख रहे हैं आप क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, और उसके न्यूक्लियाई भी दिखा ये फाइब्रोब्लास्ट करते हैं, यही तो तैयार करते हैं फिर कोलाजिन फाइबर्स, ठीक है। तो कोलाजिन फाइबर्स तैयार होते हैं और वो कैसे अरेंज होते हैं, इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मैंने इनका रेगुलर पैटर्न दिख रहा है पैरेलल फॉर्म में। तो ये हो गया आपका रेगुलर डेंस कहलाएगा, ये ऊपर वाला जो आप दो फिगर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स क्या होता है, तो टेंडन्स होते हैं जो स्केलेटन मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है टेंडॉन्स, ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, याद रखिएगा, अलग है, अलग अलग चीज, ठीक है ना। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और रेगुलर पैटर्न वाले होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं, एक ही सेम टाइप का चीज होगा तो एल आई से लाइक पकड़ लीजिए, लाइकमेंट्स है, लिगामेंट्स है, और ये डिफरेंट है, डिफरेंट डांस है, डिफरेंस है, तो डिफरेंट मसल एंड बोन्स को जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेंडॉन्स। और आपको बोन एंड बोन को जोड़ते हैं उसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट्स। तो ये दोनों ही क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और वो भी कैसे, रेगुलर पैटर्न वाले। उसमें क्या होती है, आपकी कोलाजिन फाइबर जो होते हैं रोज में अरेंज होते हैं बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। अब दूसरा एक है जो कि इरेगुलर पैटर्न, और उसको हम कहते हैं इरेगुलर टिश्यू, ठीक है, यानी कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो है आप देखोगे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलाजिन इसमें भी होगा, वो ओरिएंटेड डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे देखिए सब पैरेलल फॉर्म में थे ना, यहाँ पे देखिए जिग जैग फॉर्म बना हुआ है, जिग जैग फॉर्म बना, कोई पैटर्न नहीं है, तो डिफरेंट फॉर्म में कहने मतलब यहाँ पे ये ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पर भी आप फाइब्रोब्लास्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कोलाजिन फाइबर देख रहे हैं बंडल्स, लेकिन ये कोई पैरेललिटी इसमें नहीं है, इसमें जिग जैग में डिस्टर्ब फॉर्म में आप फिगर को देख रहे हो। ऐसे टिश्यू आपको पाएंगे आप कहाँ, स्किन में। तो आप पहले वाले का क्या एग्जांपल है, टेंडन एंड लिगामेंट्स पाएंगे, और सेकेंड वाला जो आप इरेगुलर पैटर्न वाला पाओगे वो आप स्किन में पाओगे। अब हम लोग तीसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ टिश्यूज आते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। आप उनको देख पा रहे हो, ये है कार्टिलेज, ये है बोन का स्ट्रक्चर, और ये है ब्लड के डिफरेंट सेल्स, जैसे आरबीसी है, ये है डब्ल्यूबीसी, और ये है प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हो, ये जस्ट ये 3 जो है आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इस स्लाइड में हम लेकिन कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये है कार्टिलेज का फिगर, मैं इसको रीड करता हूँ, समझाता हूँ उसके बाद। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लायबल, सॉलिड तो है लेकिन उसको ऐसे हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, प्लायबल है, एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। आप उसको कंप्रेस करिए तो कंप्रेस, आपका यहाँ पे काट लीजिए, देखिए कंप्रेस नहीं कर पाइएगा लेकिन प्लायबल है, प्लायबल है, आप हिला सकते हो, ठीक है ना। क्या ये जो है कार्टिलेज है, हिला सकते हो, कंप्रेस करके इसको आप पतला नहीं कर सकते हो। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसके सेल को कहते हैं हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके सेल को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट कौन है, ये सेल्स है, ये सेल व्हाइट आप जो देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस है, ये व्हाइट आप जो देख रहे हो वो है सेल, इसको कहते हैं किसका सेल, ये आपका कार्टिलेज का सेल जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं।
आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज। अब देखिए यहाँ पे पर्पल कलर को ज़्यादातर उसका एक घेरा हुआ चीज देख रहे हैं आप, ये जो घेरा हुआ आप देख रहे चीज, इसको हम लोग कहते हैं कैविटीज है विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो है ही, उसके बाद में ये कैविटी देखते हैं, ठीक है। ये secreted by the matrix itself, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रायोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ये जो कार्टिलेज है हमारे, पहले हम बचपन में जब एम्ब्रायो फॉर्म में रहते हैं तो हमारा सारा बॉडी में ज़्यादातर वो क्या होता है, कार्टिलेज फॉर्म में ही होता है। धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट जो है बोन्स में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ पार्ट्स ही रहे, जैसे कि नोज का हिस्सा हो गया, ईयर का हिस्सा हो गया, इस तरह के हिस्से जो है कार्टिलेज फॉर्म में रह जाते हैं। बाकी आपका जितना है वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, आपके बोन्स बन जाते हैं। कार्टिलेज अभी भी हमारे नोज के टिप पर, आउटर ईयर जॉइंट पर, बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स कहीं कहीं मिलते हैं कार्टिलेज। तो बहुत कम कार्टिलेज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्टिलेज क्या हो जाते हैं एडल्ट में बोन्स में चेंज हो जाते हैं। इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। देखिए इसके सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैविटी, उसको स्मॉल कैविटी के भीतर रहता है। ये मैट्रिक्स है, पिंक कलर का लाइट कलर देख रहे हैं, ये पर्पल देख रहे हैं, ये कैविटी है, उसको लैक्यूना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ठीक से बड़ा सा ऐसे लेते तो दिखता है ऐसे मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, और जो कैविटी है यहाँ पे लाइट कलर दिया हुआ है वो हो गया लैक्यूना, और उसके भीतर आपके हैं ये जो सेल्स जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये था आपका फिगर किसका, कार्टिलेज का। अब हम लोग देखेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है, तो बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। हार्ड भी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वो प्लाइबल थे, कॉम्प्रेसिबल नहीं थे लेकिन प्लाइबल थे। ये नॉन प्लाइबल बोन्स, ये हड्डी के वजह से तोड़ के मोड़ नहीं सकते, मोड़ोगे तो टूट जाएगा। एक्चुअली मोड़ोगे नहीं, तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो हार्ड एंड नॉन प्लाइबल क्राउन सब्सटेंस की वजह से जो रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजिन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली इसके जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो रिच इन कैल्शियम सॉल्ट होता है एंड कोलाजिन फाइबर इसमें होता है। इसके चलते उसका स्ट्रेंथ हो जाती है, वो क्या है, बेंड नहीं हो सकता है, प्लाइबल नहीं हो सकता है, हार्ड भी होता है। बोन सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टोसाइट्स कहते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं किसका, कोलाजिन का, इसका क्या कहते हैं, कार्टिलेज का। इसका जो बोन सेल्स का कहते हैं ओस्टोसाइट्स, और ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे लैक्यूना स्पेस जो है, ये आप देख रहे हो लैक्यूना स्पेस है, और उसके भीतर में आपका क्या है, ओस्टोसाइट है लैक्यूना के भीतर में। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसी तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे देखें, सेल का नाम अलग हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल है क्योंकि उसके पास जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजिन फाइबर्स में बहुत ज़्यादा है। इसका मेन फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इट्स मेन is the main tissue that provides structural framework to the body। हमारा जो फ्रेमवर्क है बॉडी का ढांचा जो है वो तो ये बोन ही देता है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं उसको। उसके बाद है बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, लिम्ब बोन्स। उसके बाद है जैसे कि लिम्ब बोन्स, लिम्ब है आपका, पैर भी आपका लिम्ब है। लिम्ब बोन्स जैसे लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग, सब वेट बेरिंग फंक्शन। ये जो थाई बोन है आप कह सकते हो, ये हमारे बॉडी का वेट को बर्दाश्त करता है, तो वेट बेरिंग फंक्शन उसका हो गया। ऐसे तो सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन को सपोर्ट तो करते ही है बोन। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ये जो मसल्स है आपके इस बोन से अटैच है और उस मूवमेंट में हेल्प करता है ये मसल, एंड दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके हेल्प करते हैं एक दूसरे को। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो में ब्लड सेल्स से बनते हैं, तो वो भी एक उसका फंक्शन हो गया। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ बोन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स है और ये एक सेल है जिसकी चारों तरफ लैक्यूने है। डीप कलर में आप देख रहे हो तो इस तरह से देख रहे हो। इसमें ब्लड वेसल्स भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। क्यों, ब्लड वेसल्स के बना रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स कर सकता है ना, तो वहाँ से सप्लाई भी तो करना पड़ेगा उसको, तो वो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स भी करता है। तीसरा जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपका ब्लड। तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एंड ब्लड सेल्स मूव इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। द सेल इन ब्लड डिफरेंट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बाकी सब सेल्स से इनके सेल्स जो होते हैं किसमें,
ब्लड में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है, वो अल्कलाइन एक फ्लूइड होता है, और ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स एक्चुअली दो बेसिकली हो जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स भी है। ये तीन तरह के सेल्स हो गए। इसमें होता है ये अल्कलाइन फ्लूइड जिसका नाम है प्लाज्मा। ये पूरा मिलकर क्या बनता है आपका ब्लड। ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट्स विद इन द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड दस कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अपने ब्लड वेसल के द्वारा ये पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो काम क्या है, इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड that helps in supplying of oxygen and nutrients to the cell of the body while carrying away carbon dioxide and waste product generated by the cells। तो ये था आपका एक तरह से नीचे और कह सकते हैं ब्लड के बारे में। ये आपका ब्लड आप देख पा रहे हैं, ये येलो कलर का प्लाज्मा आपको दिया गया है, यहाँ पे येलो प्लाज्मा है, और ये रेड कलर के डिस्क शेप जो देख रहे हैं आप, ये आपका रेड ब्लड सेल्स, ये आपके चिपटे चिपटे फ्लैट पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये आपका प्लेटलेट्स है, और एम्बॉइडिक शेप का जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कंपोनेंट ऑफ ब्लड आप क्या क्या हो गए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, मेन चार इसके कंपोनेंट है, और ये ब्लड वेसल जहाँ से ये फ्लो करते हैं, ऐसे समझ लीजिए ये आर्टरी है आपका। तो हमने एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स कर लिया, एक्चुअली हमने दो टाइप कर लिया। एक है हमने किया एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा किया हमने क्या कनेक्टिव टिश्यू, और बाकी हमारे दो रह गए क्या मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो मैं बता दूं कि 50% कर चुके हैं। आप उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे, फिर आगे बढ़ाएंगे क्लास को, ठीक है। चलते क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं, ligaments are dense irregular ligaments are dense irregular tissue। ligaments हम लोग कहाँ पढ़े थे, ligaments हम लोग पढ़े थे टेंडन एंड लिगामेंट, वो रेगुलर पैटर्न वाले बने थे ना, तो इरेगुलर तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। कार्टिलेज तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, तो दोनों बातें गलत हो गई। अब देखें इसमें क्या कहने के, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, हाँ फॉल्स है, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नहीं ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये तो बात सही, तो मेरे हिसाब से दोनों गलत है, याद रखिए मेरे हिसाब से दोनों गलत है। सी क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो मेरे हिसाब से यही सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो लिस्ट है, एक नंबर दो नंबर लिस्ट है, मैच करना है। तो देखिए मैच करके देखें क्या मैच है। तो ए का क्या लिख रहा है, मास सेल किसमें एरियोलर में पाया जाता है, तो ए का 2 होगा। उसके बाद बी का क्या, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, तो ब्रोंकियोल सिलिएटेड, हाँ सिलिएटेड आपका एपिथेलियम होगा। ब्लड जो है क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो ये हो गया आपका। अब कहिए कि सिलिएटेड सर होता होगा, नहीं नहीं सिलिएटेड नहीं है, उसमें क्या है, उसमें माइक्रोविली है, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमल वाले में हम बता रहे हैं, पीसीटी अगर लिखा होता तो पीसीटी नहीं लिखा हो, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन लिखा हो, पीसीटी लिखा होता है तब आपका यहाँ पे आपको तर्क में आ सकता था ना कि सर ये क्या सिलिएटेड नहीं हो, माइक्रोविली की बात कहा था, वो भी पीसीटी में। तो ये आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन कौन सा बनता है, ए का 2, ए का 2 सी एंड डी हो जाता है। बी का 1, तो बी का 1 तो आपका डी नंबर हो गया ऑप्शन राइट। तो ये हो गया, इस तरह से हमको ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है, स्टेटमेंट 1 गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर, और उसके बाद है गॉबलेट्स आर यूनिसेलुलर, ये तो सही लग रहा है, इसको हम सही दे देते हैं।
ईयर वैक्स इज अ सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी तो ईयर वैक्स एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, ये भी बात सही निकल गया मुझे, तो ये दोनों सही है। अब क्या कहना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो ये तो खत्म ही हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो फिर मैच करते हैं। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, हाँ तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हाँ हो जाएगा, ये ए का 2 बनेगा। उसके बाद बी का सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड इनर लाइनिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। सी का स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम का छोड़ देते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो उसका डी का क्यूबॉइडल, आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड में मिलेगा आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो आपका सी ऑप्शन ये हो गया एंडोथेलियम। एंडोथेलियम कुछ नहीं है, भीतर की तरफ लाइनिंग जो होता है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो स्क्वैमस तो ऊपर नीचे दोनों, कहीं लाइनिंग होगा तो वहाँ पे होगा ना, लाइनिंग भीतर की तरफ जो लाइनिंग तो स्क्वैमस होता है, बाहर की तरफ तो मल्टी लेयर हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, स्क्वैमस के डिफ्यूजन का ही काम करता है ना। तो ये था आपका एंडोथेलियम कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जस्ट 3 तो आपको मिलता है ना, 3 के बाद में तो आपको चौथा ऐसे ही कंपैरिजन मिल जाएगा। तो क्या हो गया आपका A2 B3, A2B3, आपका तो अभी तक 2 ऑप्शन राइट हो चल रहा है। सी से आपको पकड़ना है, C4 इसमें है, तो डी ऑप्शन राइट होता है आपका, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, तो ये तो आपको लर्न कर लेना होगा, एग्जाम्पल के हिसाब से तो लर्न कर लीजिए। ये सिलिएटेड होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम होगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल, मैंने यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या है, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यू ऑर्गन्स, तो ये तो बात सही है। उसके बाद वेट बेयरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, अभी बताया मैं थाई बोन्स की बात कह रहा था, ठीक है वो भी सही है। उसके बाद है लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ना ये तो मैं गलत हो गया, ये तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कौन करता है, बोन मैरो करता है। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, सही बात है। टेंडन्स अटैच बोन टू अनदर बोन, नहीं मैंने कहा लिगामेंट, लीगा को मैंने कहा लाइक कह दिए, लाइक जो बोन टू बोन होगा, टेंडन्स जो है बोन टू मसल्स होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके सही कितने हो गए, सही आपके हो गए 3, ये बी एंड डी, तो A B D, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दो के क्या होते हैं, हम बताएं, कार्टिलेज के बारे में बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज, सिंपल कार्टिलेज दिया हुआ है, कार्टिलेज आप कर दीजिए। यहाँ पर बताया था मैं, और वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में भी बताया था कार्टिलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोग्लिया तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग। ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, उसके बाद कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया क्या है, तो ये क्या टिश्यू है कि नहीं, पहला नंबर टिश्यू तो है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूरल टिश्यू में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं है ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं है ये। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, आंसर क्या आपका होगा, आंसर विच नॉट करना था ना, तो नो को, गलत को टिक करना है, तो न्यूरोग्लिया ही आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पे मैच करना है, तो देखिए मैच करके, ए ब्रोंक्यूल सिलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंक्यूल सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद बी क्या है,
गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर टिश्यू है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है, सी टेंडॉन्स, टेंडन्स क्या है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेंस, ठीक है ये। और एडिपोज क्या हो गया, लूज हो गया। तो बचा यही तो आपका। तो ऑप्शन क्या बन जाता है, A4 B3 B3 ठीक है। और एक ही तो हो गया था आपका C1 एंड D2। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू एंड facilitation of communication with the neighboring cells via rapid transport of ions and molecules। तो देखिए यहाँ पे दो जंक्शंस की बात हो रही है, एक तो लीकेज की रोकने की तो कौन करता है, टाइट, और दूसरा क्या है, आपको सप्लाई इधर से उधर करने वो कौन करता है, वो गैप करता है। तो गैप एंड टाइट यहाँ लिखा हुआ उसको ले लेंगे। तो देखें टाइट एंड गैप जंक्शंस रेस्पेक्टिवली, ये ऑप्शन ही राइट हो गया हमारा, देखने की जरूरत नहीं है बाकी सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली, माइक्रोविली ब्रश बॉर्डर कहिए, माइक्रोविली खाली कहिए, एक ही बात है, इज फाउंड इन। तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो बताया था कि नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में तो क्या होता है, क्यूबॉइडल होता है। ईसीटी में क्या होता है, माइक्रोविली वाला क्यूबॉइडल होता है। तो ये उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईसीटी यही है, ये हो गया बी ऑप्शन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर मॉडिफाइड फ्रॉम क्या, तो मॉडिफाइड फ्रॉम कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो ये राइट हो गया आपका, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स are required to move particles and mucus in specific direction. In humans, these cells are mainly present in what? तो ये ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में समझाया भी था कि फैलोपियन ट्यूब में कैसे एग को ठेलने का काम करता है। ये कौन, इसके जो ये होते हैं सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, म्यूकस को हटाने क्लियर करने के लिए पैसेज को, वो काम कौन करता है, सिलिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या काम करता है, तो ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स करता है, याद कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है देखें, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। यही तो है, एकदम अपना पहला आंसर ही सही आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, गलत, ये तो स्पेशलाइज्ड है। टेंडॉन स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है। एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, गलत। एरियोलर एंड एडिपोज दोनों ही लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो गया। इस तरह से हम लोग चेक कर ली। आप एक बार रिवाइज करो, मैं कह रहा हूँ कोई भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरे इस लेक्चर को आप देख लोगे और इसको नोट फॉर्म में इसको लिख लोगे, तो अपने हाथ से लिखा करो आप, तब क्या होगा, ये आपका नोट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, फिर करेक्टली मैच्ड पेयर देखने हमको। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स स्क्वैमस एपिथेलियम, गलत है। इनर लाइनिंग ऑफ स्लाइवरी डक्ट सिलिएटेड, गलत है। उसके बाद मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गलत है। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर बनता है। अब हम लोग हमारे दो अगले टिश्यूज को पढ़ेंगे, वो क्या क्या है, मसल टिश्यू एंड आपके न्यूरल टिश्यू। तो इनके बारे में बता दूं कि एक्चुअली इनको हम लोग इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड था, आपका कार्टिलेज था, बोन था, उनको हम लोग स्पेशलाइज्ड फॉर्म में पूरे डिटेल्स में नहीं पढ़े क्योंकि उनका इंडिविजुअल चैप्टर्स है। उसी तरह से इनको भी हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, और बाद में इनके चैप्टर्स जब आएंगे तो इनको डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। पहले मसल के बारे में बात करते हैं, मसल टिश्यू के बारे में। तो ये क्या, इसके जो फाइबर्स होते हैं सिलिंड्रिकल फिलामेंट्स के रूप में होते हैं, और ये पतले पतले फाइब्रिल्स बनते हैं जिसको कि हम लोग मायोफाइब्रिल्स या मसल फाइब्रिल्स कह सकते हैं, से बने होते हैं।
तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज पैरेलल इन पैरेलल। बहुत सारे सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, जो कि आप देख रहे हो सिलिंड्रिकल फाइबर्स ये कैसे है, पैरेलल फॉर्म में है। और दीज फाइबर्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। अब ये भीतर में इनके बहुत सारे पतले पतले धागे जैसे चीज होते हैं, जिसको हम लोग फाइब्रिल्स कहते हैं। वो यहाँ पे क्या कहलाते हैं वो लोग, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स माने मसल फाइब्रिल्स से समझिए, मायो मीन्स मसल पकड़ लीजिएगा। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं, तो एक्चुअली ये फाइबर्स कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी रिलैक्स करते हैं, जैसे जरूरत पड़ती है। जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी रिलैक्स, हम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह से मूवमेंट ऑफ द बॉडी होती है, इन्वायरमेंट के साथ में हमारा बॉडी एडजस्ट होता है। अब देखिए बेसिकली हम लोग कहते हैं मसल टिश्यू जो है फिर 3 तरह के हो सकते हैं। वो क्या है, स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू, या फिर हम कह सकते हैं पहले स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, स्केलेटल जो है आपका पूरा पूरी जो है क्या है, वॉलेंट्री है। ये जो हाथ चलाते हो, किसी को मुक्का मार रहे हो, वो आप सोच के मुक्का मारते हो ना, तो मसल्स आपके कहने पर काम कर रहे हैं। ये जो है स्मूथ जो मसल्स हैं, ये आपके इनवॉलेंट्री, जैसे डाइजेशन हो रही है, आपके फूड जो जा रहा है भीतर स्टमक के इंटेस्टाइन से जाता है, ये सारे का सारे इनवॉलेंट्री होते हैं। और ये स्मूथ और थोड़ा वीक होते हैं लोग थोड़ा। और एक और भी इनवॉलेंट्री होता है, वो हार्ट का होता है, लेकिन ये स्ट्रांग होता है। तो देखिएगा इनके बारे में और भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन ये था, आप देखिए इसमें स्ट्रेशंस आपको मिलेंगे, किसमें, स्केलेटल में। स्केलेटल यहाँ पे स्केलेटल दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेशंस है, स्ट्रेशंस, इसमें स्ट्रेशंस नहीं है, किसमें, स्मूथ में, इसलिए वो वीक हो जाता है, स्ट्रांग उतना नहीं है। तो हमने देखा कितने तरह के मसल टिश्यू, 3 तरह के। पहला हम देखते हैं पहले स्केलेटल मसल टिश्यू। तो देखिए ये है स्केलेटल मसल टिश्यू, आप ख्याल कर रहे हो कि ये जो टेंडन आप देख रहे हो, टेंडन जोड़ता है मसल्स को इससे, बोन से, यही तो हमने पढ़ा था। ये टेंडन है, टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। और ये बोन है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका क्या, ये है आपका एक्चुअली मसल, तो मसल टिश्यू समझ सकते। ये आपका हम कह सकते हैं, मान लीजिए आम का ये वाला है आपका, तो ये स्केलेटल मसल टिश्यू है। इसमें क्या देखते हैं, इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप हो गया, या इसमें आप देखिएगा क्या, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स फाइबर्स है, ये देखिए, और स्ट्रिप्स, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्स, स्ट्रिप देख रहे हैं ना आप, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड कहते हैं उसको। स्केलेटल मसल्स आर बंडल टुगेदर, यहाँ बंडलिंग की गई है टुगेदर इन पैरेलल फैशन। उसके बाद एक शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। इसको देखिए एक शीट से इसको बंडल को ये किया गया, और बंडल में फिर देखिए पतले पतले बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है, पतले पतले। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे रिलैक्स होता है मसल इन, हम जब इसको इंडिविजुअली अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मैंने बताया इनवॉलेंट्री, जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनल जैसे काम करता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए ये टैपरिंग किया हुआ है, टैपर्ड होते हैं, ये सेल्स टैपर्ड होता है, और स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, डू नॉट शो स्ट्रेशन। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, यहाँ पे सेल जंक्शंस होते हैं, जैसे अभी जंक्शंस की बात करें ना, गैप जंक्शंस, एडेरेंस जंक्शंस, उसके टाइट जंक्शंस, तो वो इसको इनके बांध के रखते हैं जंक्शंस, ठीक है। एंड दे आर बंडल टुगेदर, बंडलिंग की गई है, देखिए ऐसे बंडल किए गए हैं, ठीक है, बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। एक शीट के भीतर, ये शीट कनेक्टिव टिश्यू शीट, उसमें बंडलिंग कर दी गई है उसकी, ठीक है। वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स such as vessels, blood vessels, stomach, intestine contain this type of the intestine में तो देख ही रहे हैं इस टाइप का क्या टिश्यू, मसल टिश्यू होता है। स्मूथ मसल टिश्यूज इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, हमारे काबू में नहीं होता, अपने मन से काम करते हैं, कैनॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। वी आर यूजली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट बाय merely thinking about it as we can do with skeletal muscles। skeletal muscle सोचते कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन पेट की मसल तो खाने वाला है, उसमें नहीं होते। बहुत लोगों को जो कब्जियत की बीमारी होती है, वो बैठे रहते हैं 1 घंटा टॉयलेट में, लेकिन टॉयलेट नहीं करती। अगर उनके पास वो क्षमता होती कि वो कंट्रोल कर पाते इनके
मसल्स को, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स को अपना पेरिस्टालसिस करने के लिए, तब तो फिर इजीली टॉयलेट हो जाती है, 1 घंटा नहीं बैठना पड़ता। तीसरा जो आपका मसल टिश्यू है वो है कार्डियक मसल टिश्यू। इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। यहाँ पे सेल जंक्शन जो है क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसके फ्यूज कर देते हैं, देखिए फ्यूज कर दिए प्लाज्मा में, कौन, इसके सेल जंक्शंस। तो करके क्या करते हैं, स्टिक देम टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस इसके क्या करते हैं, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन जंक्शन क्या होता है, लिंक कर देना। तो कम्युनिकेशन जंक्शंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इंटर कैलेटरी डिस्क देख रहे हैं ना, ये वाला, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट मैंने एक दूसरे से लिंक करवा देते हैं। तो इंटर कैलेटरी डिस्क भी कहते हैं उसको, किसको, कम्युनिकेशन जंक्शंस को। यहाँ पे एट सम फ्यूजन अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये एक सेल समझ लीजिए और ये एक सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट सब एक साथ में हुए, तो दे हेल्प देम टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर आल्सो गेट स्टिमुलेटेड। ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इसके साथ में ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में होते हैं, एक साथ में रिलीज हो जाते हैं। ये आपका हार्ट का ही देखिए, यहाँ पे मैग्नीफाइड करके ये सेल्स, ये मसल टिश्यूज दिख रहे हैं आपको, कौन सा है, कार्डियक मसल सेल्स है, और इसमें टिश्यू कॉम्बाइन कर देंगे तो टिश्यू कहलाएंगे। इंटरकैलेटेड जो डिस्क होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क जो होते हैं, एक साथ में इनको वो क्या काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन जंक्शन भी काम करते हैं, एक साथ में उनको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। अब हम लोग लास्ट टिश्यूज को पढ़ने वाले हैं, वो है आपका न्यूरल टिश्यू। ये नर्वस सिस्टम को बनाता है, इसका बेसिक यूनिट जो होता है न्यूरॉन होता है। तो इसका मेन काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन देता है आपको, जो भी काम करते हो, जो भी सोचते हो, आप इसी के द्वारा सोचते हो। न्यूरॉन्स यहाँ पे बेसिक यूनिट बन जाता है। ये क्या है, एक्साइटेबल सेल्स है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग तो बहुत लोअर क्लासेस से नर्व सेल्स पढ़ते हैं, उसमें न्यूरॉन के बारे में पढ़े, दैट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यही बात जानते हैं, यानी कि वही मैक्सिमम नर्वस सिस्टम में होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो है, दे कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। है, ये तो बात हो गई कि ये लोग क्या करते हैं, इनका काम है प्रोटेक्शन एंड क्या, सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। लेकिन कितने हैं संख्या में, दे मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। यानी न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50% जो है, ये क्या है, न्यूरोग्लिया है। ये भी सेल्स हैं जो पैडिंग देते हैं एक्चुअली। ये समझिए एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, ये न्यूरोग्लिया का काम है। ये भी सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कितने परसेंट है, मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू के। ये है आपका क्या है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन ऐसे तो हेजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग अच्छे डायग्राम में देखेंगे। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली stimulated, electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. And arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. अब मान लीजिए यहाँ से एक तरह से उनके पास मैसेज आता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल समझिए डिस्टर्बेंस के रूप में आता है। ये उसकी सेल बॉडी, जिसको कि हम लोग सोमा भी कहते हैं, या इसको कहते हैं ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और यहाँ से फिर ये ट्रांसफर होते हैं, लंबा सा एक देख रहे हैं ब्रांच, जिसको हम कहते हैं, इसको एक्सन कहते हैं। इसके टिप्स जो होते हैं एक्शन टर्मिनल्स होते हैं, ये यहाँ से फिर वो ट्रांसफर करते हैं अपने उस एक्साइटेशन को आगे सेल्स को या न्यूरॉन्स को, और इस तरह से या तो काम रोकना या काम करना है, वो मैसेज पहुंच जाती है। ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है। और यहाँ पे हेजी आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे, जैसे देखने में लो पावर माइक्रोस्कोप देखने में ऐसे लगेगा। और इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अब चलिए इन दोनों टिश्यूज के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस किया जाए। तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू, अब मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी सही बात है। स्मूथ मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, सिंगल होता है टैपरिंग, ठीक है। उसके बाद है स्केलेटन मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं, ये गलत है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल्स हो सकते हैं, वो सही बात है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, ये सही बात हो गई, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स के बारे में नहीं बता रहा है जो स्टेटमेंट, तो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ये तो सही बात है उसके बारे में। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, नहीं, ये तो कार्डियक मसल्स की बात हो रही है। These muscles are present in the wall of the blood vessels. They have these muscles have no station, ये भी सही है। तो रॉन्ग वाला आंसर तो ये हो गया, तो यही ऑप्शन हमको लेना, रॉन्ग चूज करना था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे करेक्टली मैच थे, इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है। तो पहला है न्यूरॉन्स, क्या है, नर्व सेल्स, तो ये सही है। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू में पाए थे, भी सही है। ओस्टोसाइट्स बोन सेल से, भी सही है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, तो स्मूथ मसल सेल्स नहीं, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं, तो ये रॉन्ग वाला खोजना था, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो स्मूथ मसल्स आर क्या है, इनवॉलेंट्री सिलिंड्रिकल नहीं, सिलिंड्रिकल तो नहीं है, स्ट्रेटेड भी नहीं है। सेकेंड वॉलेंट्री, वॉलेंट्री तो होंगे नहीं। इनवॉलेंट्री सही है, फ्यूजिफॉर्म माने टैपरिंग है, ठीक है। नॉन स्टेटेड सही है, तो ये सी ऑप्शन आपका। ये जो ऐसे होता है ना यार, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको, ऐसे देखने में होता है कुछ, और सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, और टैपरिंग होता है, इसको हम लोग टैपरिंग को फ्यूजिफॉर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म या टैपरिंग एट एंड्स, इसका मतलब हो गया फ्यूजिफॉर्म। और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये तो हो गया, सही बात हो गया, फ्यूजिफॉर्म है। इनवॉलेंट्री तो है ही, और आपका नॉन स्टेशंस नहीं होते हैं, ये बात था इसके बारे में, तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन सी ऑप्शन ही राइट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विथ इट्स लोकेशन, ठीक है। तो टिश्यू दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है। स्मूथ मसल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, तो सही लग रहा है, फिर भी मैं इसको ऐसे एरो करके रखता हूँ। एरियोलर टिश्यू तो हो ही नहीं सकता, टेंडन तो गलत हो गया। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कुछ होता नहीं है, ये तो कार्टिलेज होगा, यहाँ पे नहीं, गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं, वो तो डक्स ऑफ द ग्लैंड में होता है, और आपके ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका राइट यही हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पहले फंक्शन निकाल लेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, जो नहीं होगा वही वाला आंसर हो जाएगा। तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स उसमें कैल्शियम तो होता है, तो ये सही हो। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं। लोकोमोशन सही है, मूवमेंट के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो, सही बात है, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से आप चॉइस कर लीजिएगा, पहले आप निकाल लो उसके प्रॉपर्टीज, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली जितने टिश्यूज होते हैं एक एनिमल में, जितने एनिमल टिश्यूज हो सकते हैं, चारों टाइप्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स एक साथ में काम करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम सबको मिलकर क्या कहते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। तो बेसिक टिश्यू मेंशन जितना हम लोग देखे अब, तो ये क्या था, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है, इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स बनाते हैं वो लोग। ये सबसे जैसे ऑर्गन्स है, ये हार्ट एक ऑर्गन है, ये देखिए ये आपका क्या है, तो ये स्टमक का पार्ट है, ये इंटेस्टाइन है, ये इस तरह से आप ऑर्गन देख रहे हैं।
तो ये ऑर्गन से आपके स्प्लीन है, आपका ये पैंक्रियास है, लंग है, तो ये सारे के सारे क्या है आपके, आप 3D में भी देख पा रहे हो, ये आपके ऑर्गन्स हैं। अब ये ऑर्गन्स मान लीजिए, अब खाली इस सिस्टम का ऑर्गन लीजिए, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, उसके बाद यहाँ पे एसोफेगस, यहाँ पे एनस, यहाँ तक ले लीजिए, तो ये एलिमेंट्री कैनल बन गया, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं। उसी तरह से आपका खाली सिस्टम का एक एलिमेंट्री मैंने आपके कैनल नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ह्यूमन में आपको 12 सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटूट्री सिस्टम, उसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलके फिर ये सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ईच ऑर्गन इन द बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। ये जो ऑर्गन्स है, जैसे मान लीजिए एक एक ऑर्गन दी, क्या इसमें एक ही तरह का टिश्यू नहीं, अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे हार्ट को ही ले लीजिए, हार्ट में चारों तरह के टिश्यू मिलते हैं। चारों तरह के कौन से? आप जो 4 तरह के टिश्यू पढ़े, क्या 4 तरह के टिश्यू पढ़े? तो आप पढ़े पहला एपिथेलियल, दूसरा क्या कनेक्टिव, तीसरा क्या आपको मसल टिश्यू पढ़ा आपने, और फाइनल न्यूरल टिश्यू पढ़ा। तो अब देखो फॉर एग्जांपल हार्ट कंसिस्ट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। और ये कॉम्प्लिसिटी जो है ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का, ये एक विजुअल ट्रेंड दिखाता है। इससे हमको पता चलता है हमारा इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे एक स्पीशीज तैयार हो रहा है, ये सारी चीज़ इसी से पता चलता है। ये था हमारा टिश्यू, एक्चुअली हमने पढ़ा। और टिश्यू क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। कैसे? पहले टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसी के साथ में आज ये क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग कॉकरोच करेंगे। और लेकिन तब तक ये कोशिश कीजिए कि लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें डेस्नी जीत को, ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। और एक चीज़ और कि डेस्नी जीत के साथ बढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू so much for being a part of Desnejik.